Assalamu alaikum. This is Moeed Pirzada. This is Sunday 9th October 2022. इस वक्त 4 या 5 इश्यूज़ हमारे सामने हैं जिनकी डिटेल मैं रात को एक अलग वीलॉग में करूंगा, लेकिन अभी बहुत मुख्तसर मैं उनका जिक्र कर दूं। एक तो मुसलसल खबर आ रही है, पहली बात कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में हुकूमत ने समरी प्रेजेंट कर दी है इमरजेंसी लगाने के हवाले से। दूसरी चीज़ ये है कि हुकूमत 16 अक्टूबर के जो बाई इलेक्शन से 8 हलकों में उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। ताहम इमरान खान के जलसे जो हैं वो जारी हैं और तहरीक इंसाफ इस तरह से एक्ट कर रही है जैसे कि इलेक्शन होंगे और हुकूमत उन्हें रोक नहीं सकेगी। फिर एक डेवलपमेंट है कि अब से कोई थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर PMLN के लीडर जनाब नवाज शरीफ साहब ने एक वीडियो मैसेज, बहुत इमोशनल वीडियो मैसेज जो है वो लंदन से उन्होंने इशू किया, जिसमें मरीम नवाज साहिबा उनके साथ बैठी हैं। पांचवी डेवलपमेंट वो है जहां आर्मी चीफ ने काकूल एकेडमी में जो उन्होंने तकरीर की कैडेट्स को पासिंग आउट पे, उससे क्या मतलब जो है वो अखज़ किए जा रहे हैं, उसकी बात करना भी थोड़ा सा ज़रूरी है। और फिर एक इशू ये भी है कि रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस जो है तहरीक इंसाफ आज के दिन में F9 पार्क इस्लामाबाद, जैसे फातिमा जना पार्क भी कहा जाता है, वहाँ उसे मुनक्कद कर रही है। और इमरान खान साहब ने इस हवाले से एक आर्टिकल अपना जो है वो भी इशू किया, जो लिखा उन्होंने 17 जनवरी 2022 को था। वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थे, लेकिन वो आर्टिकल भी मैं उसका लिंक आपको दे सकता हूँ। लेट्स लुक एट दीज डेवलपमेंट्स वन बाय वन। सबसे पहले यह है कि सुबह से इमरजेंसी की खबर आ रही है कि हुकूमत इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में इमरजेंसी लगाना चाह रही है। बात एक तरह से तो कई दिनों से था कि हुकूमत कह रही थी कि इमरजेंसी लग सकती है और अफवाज पाकिस्तान को, यानी रेंजर्स पैरामिलिट्रीज़ को तलब किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 245 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इस वक्त पता नहीं है कि ये जो समरी सबमिट की गई है वो सिर्फ आर्टिकल 245 के तहत है या उसमें आईन पाकिस्तान की और दफात जो हैं उनको भी इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अगर आर्टिकल 245 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत इमरजेंसी लगाई जा रही है और रेंजर्स को, पैरामिलिट्रीज़ को या अफवाज पाकिस्तान को बुलाया जा रहा है, एंड आर अंडरस्टैंडिंग इज़ दिस के रेंजर्स को बुलाया जाएगा, तो उसके साथ ही जो हाई कोर्ट की रिट जो रिस्ट्रिक्शन होती है, जहां लोग ह्यूमन राइट, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन में आर्बिट्री अरेस्ट के खिलाफ एक रिट पिटिशंस लेके हाई कोर्ट में जाते हैं, वो भी सस्पेंड हो जाएगी। उससे पहले की जो रिट पिटिशंस हैं उनके बारे में भी इंडिविजुअल केस टू केस बेसिस पे फैसला किया जाएगा। हुकूमत को ये क्यों लगाना पड़ रहा है आर्टिकल 245 में रेंजर्स को बुलाना? मैं बहुत से वकला ये समझते हैं कि ये एक बड़ा गलत स्टेप है, बिकॉज एक खालिस्तान हुकूमत को पॉलिटिकल चैलेंज है। हुकूमत को किसी वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि आर्टिकल 245 में अगर आप अफवाज पाकिस्तान को तलब करते हैं या रेंजर्स को बुलाते हैं, पैरामिलिट्रीज़ को, तो उस वक्त बुलाएंगे आप जब आपको एक्सटर्नल एग्रेशन का ख़तरा है, दुश्मन की तरफ से ख़तरा है, कोई वायलेंट मॉब का आपको ख़तरा है। और इसका तारीखी जो पस मंज़र और पहलू है, अगर आप आर्मी के सोर्सेज से बात करें, तो वो तो ये है कि रेंजर्स बुनियादी तौर पर, रेंजर्स FC जो हैं ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। अगर आप पुरानी 1965 की हिस्ट्री निकाल के देखें तो रेंजर्स का बड़ा रोल है। फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान में ईस्ट बंगाल राइफल्स होते थे, पाकिस्तान में उसको पंजाब रेंजर्स या सिंध रेंजर्स कहा जाता, और जंग में अफवाज पाकिस्तान की मदद करना, सिविलियन लॉ इन्फोर्समेंट की मदद करना, उसके हवाले से रेंजर्स का जिक्र पाकिस्तान की तारीख में आता है। लेकिन अब हम इंक्रीजिंगली देख रहे हैं कि रेंजर्स को पाकिस्तान की पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए हुकूमतें इस्तेमाल कर रही हैं, जो एक रिग्रेसिव और अनफॉर्चुनेट स्टेप है। देखें इसमें क्या होता है। सेकेंड वो डेवलपमेंट है जहां हम देख रहे हैं कि हुकूमत जो 16 अक्टूबर को 8 हलकों में बाई इलेक्शंस होने थे, जो पहले गालिबन 25 सितंबर को होने थे, 25 सितंबर से वो डिले हुए, फिर पता चला था कि उन्होंने 8 अक्टूबर को होना है, फिर 8 अक्टूबर से डिले होकर वो 16 अक्टूबर को चले गए। अब हुकूमत ने 2 या 3 दिन पहले राना सनाउल्लाह साहब ने एक समरी इस हवाले से मूव की थी टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और हुकूमत को बड़ा उम्मीद है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने जो उज़र और एक्सक्यूज़ दिया गया है कि हमारे पास लॉ इन्फोर्समेंट, एक तो पहले बात है कि फ़ंड्स इशू ही नहीं किए। जहाँ भी इलेक्शन करवाने हों, MNS के हों या MPs के हों, फ़ंड्स फेडरल गवर्नमेंट ने इशू करने होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, लेकिन फ़ंड्स इशू नहीं किए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया नहीं है, लेकिन हुकूमत ने केस जो है वो ये बनाया है क्योंकि फ्लड की वजह से, डिज़ास्टर की वजह से वो बहुत अमला जो है, एजुकेशन का अमला हो, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जिसकी ज़रूरत होती है, लॉ इन्फोर्समेंट, पुलिस, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, वो सारे बिजी हैं और इलेक्शन का प्रोसेस करने के लिए अवेलेबल ही नहीं है। ऑब्वियसली पॉलिटिकली तौर पे तो बात बड़ी क्लियर है कि हुकूमत को साफ नज़र आ रहा है कि इसमें से 4 हल्के खैबर पख्तूनख्वा में हैं, सिर्फ 2 हल्के पंजाब में हैं, 2 हल्के कराची में। अगर कोई थोड़ी बहुत उम्मीद होती इलेक्शन को मैनेज करने की तो वो कराची में हो सकती थी, लेकिन कराची से भी खबर यही है कि वहाँ पर इतना ज़ोर है इमरान खान का। और अच्छा, जहन में ये रखना बहुत ज़रूरी है कि 8 के 8 हल्कों के ऊपर
इमरान खान ही खड़े हुए हैं, वहाँ पे कोई और कैंडिडेट नहीं है। ये सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई थी जब जुलाई के आखिर में 9-11 बुनियादी तौर पर जो रेजिग्नेशन से उनकी सेलेक्टिव पीटीआई के जो 11 रेजिग्नेशन थे आउट ऑफ 123 जो 14 अप्रैल 2022 को अप्रूव कर दिए थे डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने, उनको अप्रूव करने के लिए ही डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी असेंबली में बैठे थे। बहरहाल उसके बाद जब राजा परवेज़ अशरफ स्पीकर बने तो इन रेजिग्नेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया गया था और उसके बाद इनकी जुलाई के आखिर में इनकी एक सेलेक्टिव जो है एक्सेप्टेंस हुई, जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने इसको रुकवाने के लिए वो हाई कोर्ट्स में भी गई, सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटिशन लेके गई। ना हाई कोर्ट ने इसको रोका, सिर्फ एक हल्का ऐसा है कराची का जिस पे रोका गया। तो जो सेलेक्टिव हुए थे 11 या 12 जो एक्सेप्ट किए गए थे, उसमें से कुछ तो इनडायरेक्ट थे और जो 9 ऐसे थे जो डायरेक्टली इलेक्टेड कैंडिडेट्स थे। 9 में से एक पे हाई कोर्ट ने इलेक्शन रोक दिया, 8 पे इलेक्शन होना है, 2 कराची में है, 2 पंजाब में है, एक फैसलाबाद में है उसमें पंजाब में से, और 4 जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में। अब जाहिर है कि रिपोर्टर्स की भी सारी खबर यही है और पीएमएलएन को भी यही पता चला है कि चूँकि इमरान खान खुद खड़े हैं, सारे ही हलकों में वो बहुत भारी अक्सरियत से जीत सकते हैं, इसलिए और अगर वो जीतते हैं और जीतने के ज़ाहिर उनके चांसेस बहुत हैं, तो एक बार फिर मोहर सबत हो जाएगी, एक स्टैम्प ऑफ अप्रूवल लगेगा कि इमरान खान कितने पॉपुलर हैं और मौजूदा हुकूमत जो है शरीफ जरदारी वो कितनी गैर मकबूल है, अनपॉपुलर है। इस परसेप्शन को रोकने के लिए पीएमएलएन की स्ट्रेटिजिक एफर्ट ये है कि इलेक्शन इस स्टेज पे ना हो सकें और यही उन्होंने दरख्वास्त दी है। और गिवन द काइंड ऑफ जो एक आम तासर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अपना कोई वजूद है ही नहीं, उनकी अपनी कोई इंडिपेंडेंट हैसियत नहीं है, एक आम तासर यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो हुकूमत की इस दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लेगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीएमएलएन की जो रिक्वेस्ट है जो राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से आई है उसको एक्सेप्ट ना किया, तो ये एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा कि चीज़ें किसी और डायरेक्शन की तरफ जा रही हैं। बहरहाल अभी लग यही रहा है कि इलेक्शन जो है वो 16 अक्टूबर को नहीं हो सकेंगे, ताहम अभी तक तहरीक इंसाफ ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया कि इलेक्शन नहीं होंगे। और 11 तारीख से ननकाना में बहुत बड़ा जलसा कर रहे हैं इमरान खान साहब। एक दिन पहले वो मियाँ वाली में भी थे, गालिबन जहाँ से वापसी पे आते हुए उनके हेलीकॉप्टर में एक फ़नी ख़राबी पैदा हुई। अब ये पता चला कि ये फ़नी ख़राबी बेसिकली हेलीकॉप्टर का हाइड्रोलिक सिस्टम जो है वो डाउन हो गया। बताया जाता है कि ये पुराने हेलीकॉप्टर हैं, जब भी नए हेलीकॉप्टर कहीं किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ख़रीदने की बात होती है तो एक स्कैंडल बन जाता है। इस हेलीकॉप्टर का ये दूसरी दफ़ा है कि इसका हाइड्रोलिक सिस्टम जो है वो फेल हुआ। इमरान खान साहब के हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इंटरेस्टिंगली लैंडिंग उन्होंने की एक ऐसे क्रिकेट ग्राउंड में जहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, वहाँ उतर के इमरान खान साहब ने बड़े इत्मीनान से उनसे पूछा कि भाई कौन जीत रहा था हमारे लैंड करने से पहले। तो ये वो सिचुएशन है कि इमरान खान दोबारा से एक जलसे शुरू कर रहे हैं। ये जलसों का प्रोसेस कभी इमरान खान ने रोका ही नहीं, बिकॉज बावजूद इसके कि उनको टेलीविज़न पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है और मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया पर लोग उतनी ज़्यादा आसानी से देख नहीं सकते, देखते बहुत हैं नौजवान, लेकिन जिस तरह से घरों के अंदर टेलीविज़न स्क्रीन मुसलसल चल रही होती हैं तो बहुत हद तक उनकी प्रेजेंस को टेलीविज़न में और मीडिया में रोकने की कोशिश की गई। लेकिन इमरान खान साहब का जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है पब्लिक के साथ उसमें कोई कमी नहीं आई। उनके मुकाबले में उनके जो सियासी मुखालिफिन हैं वो दफ्तरों के अंदर बैठे हुए हैं या वो टेलीविज़न पर बहुत नज़र आते हैं, उनका पब्लिक कॉन्टैक्ट जो है कोई नहीं है, वो इस हवाले से कोई इनिशिएटिव भी नहीं ले रहे। अब इमरान खान साहब के तो जलसे जारी रहेंगे, हुकूमत की पूरी कोशिश है कि इलेक्शन ना हो सकें। ये वो सारा बैकग्राउंड है जिसके दरमियान में पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और नून के रूह रवा पीएमएलएन के फाउंडर लीडर जो अब इस वक्त लीगली तौर पर मेरे ख्याल नून को हेड नहीं कर सकते, लेकिन उसके मेन लीडर मेन फोर्स जो हैं वो लंदन में हैं, नवाज़ शरीफ साहब, उन्होंने आज के दिन की मुनासबत से एक वीडियो मैसेज जो है उन्होंने इशू किया। गो कि आज रहमतुल आलमीन दिन है, 12 रबीउल अव्वल है, लेकिन वो मैसेज रबीउल अव्वल के हवाले से तो नहीं था जो मैंने उसका वीडियो देखा है। ये एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज है जिसमें नवाज़ शरीफ साहब लंदन में एवनफील्ड अपार्टमेंट में गालिबन मरीम नवाज़ साहिबा के साथ बैठे हुए हैं और वहाँ से उन्होंने एक मैसेज इशू किया। ये एक बड़ा इमोशनल मैसेज है जिसमें वो अपनी वाइफ जो है कुलसूम नवाज़ साहिबा, उनकी डेथ का जो पूरा दिन है, उनकी बीमारी है, उसे याद करते हैं। उनका कहना है कि मीडिया में बहुत से लोगों ने मेरी बीवी की बीमारी का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि इनका अपना अस्पताल है, इन्होंने खुद जो बीमारी का तासुर दिया हुआ है वो बीमार नहीं है। फिर किस तरह से मैं वापस पाकिस्तान आया, मैंने उस वक्त रिक्वेस्ट भी की नैब की अदालत से कि मेरे जो वर्डिक्ट है उसको डिले कर दें, लेकिन नहीं किया गया। मुझसे बहुत ज़्यादती की गई, बहुत जुल्म किया गया। आवाम को इसका एहसास होना चाहिए। मैं कैसे अदालतों में था, जेल में था, जो मुझे अपनी अहलिया की वफ़ात की खबर मिली है, उस यकीन मानिए कि उस वक्त मेरे दिल के ऊपर क्या गुजरा। और फिर उन्होंने ये भी कहा इसी में कि मरीम नवाज़ अब
3 साल के बाद वापस आई हैं अपने भाइयों के साथ। हसन हुसैन से इनकी मुलाकात हुई है, मेरे से मुलाकात हुई है, सबसे गले मिले। ये पूरी का पूरा मैसेज का बहुत बड़ा जो पार्ट है शुरू में, वो अपने ख़ानदान की एक इमोशनल और जज्बाती कैफियत को उन्होंने एक्सप्लेन किया। उसमें क्वेश्चन ये उठता है कि जो वाक़या, जितना ज़ाहिर है कि हर शख्स ने मर के यहाँ से चले जाना है, लेकिन अपनी अहलिया की वफ़ात की जो डिस्क्रिप्शन उन्होंने दी है वो 2018 की बात है, और इस वक्त नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो 2022 के अंदर हैं, अक्टूबर का महीना है, पूरे 4 बरस जो हैं उस बात को गुजर चुके हैं। इससे पहले भी इसकी डिस्कशन हुई है, इसकी खबर आ चुकी है। इसके बाद वो कोई बहुत देर जेल में नहीं रहे, वो लंदन में आज़ाद थे, वहाँ से हर किस्म की पॉलिटिक्स अपनी रन करते रहे हैं, पॉलिटिकल टॉक्स करते रहे हैं, मीडिया से बात करते रहे हैं। मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा भी को बहुत देर पाबंद सलासल नहीं रहीं, वो भी बाहर थी। उन्होंने पता नहीं 50 से ज़्यादा उन्होंने भी शायद जलसे किए होंगे, 50 नहीं तो 30 तो किए होंगे, और वह जगह जगह पूरे पाकिस्तान में जाती रही हैं। मेरा वक्त मतलब कहने का ये है कि टाइम हैज़ मूव्ड ऑन। 4 बरस के बाद अगर मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब कुलसूम नवाज़ साहिबा की इलालत का, उनकी बीमारी का, उनकी वफ़ात का जिक्र कर रहे हैं, तो ये बहुत हद तक एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है जिसमें अपने वोटर बेस से वो इमोशनली कम्युनिकेट करना चाहते हैं। बिकॉज उन्होंने जितनी भी बातें की इसके शुरू में, इस मैसेज के जो टेलीविज़न चैनल्स ने दिखाया, और ये एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज है, ये कोई डायरेक्ट लाइव कम्युनिकेशन उनकी नहीं है, ये प्री रिकॉर्डेड मैसेज है जो टेलीविज़न चैनल्स को इशू किया गया है। इसमें बहुत देर तक उन्होंने अपने ख़ानदान की ऊपर होने वाले जुल्म सितम, नाइंसाफ़ी, अदालतों ने उनके साथ क्या किया। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब साकिब निसार साहब की ऑडियो की जो लीक है, हालांकि बात यह है कि ऑडियो लीक जो है वो गलत साबित हो चुकी हुई है, और उस हवाले से जिस शख्स ने, जिसके हवाले से उसे मंसूब किया गया था, जस्टिस शमीम अख्तर जो थे गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट के टॉप जज जो थे, वो इसके हवाले से माफ़ी मांग चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और वैसे भी बात साबित हो चुकी है कि वो ऑडियो बाकी तमाम ऑडियो की तरह जोड़ी गई हुई ऑडियो थी, उसको स्टिच किया गया हुआ था, उसमें से एक मफहूम बनाने के, कि उन्होंने उस ऑडियो का जो गलत साबित हो चुकी है, जो फेक है, जो स्टिच करके बनाई गई है, उसको जनाब नवाज शरीफ साहब ने इस तरह से अपने आर्गूमेंट के लिए इस्तेमाल किया जिस तरह से वो एक जेन्युइन ऑडियो है, उसकी हकीकत को जेन्युइन किसी ने तस्लीम कर लिया गया। उन्होंने ये भी कहा उसका फोरेंसिक हो सकता है। ये और बात है कि PMLN ने उसके फोरेंसिक की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने कभी दरख्वास्त नहीं दी। फोरेंसिक की जो भी बात की गई है वो मीडिया के सामने की गई है, ज़बानी की गई है, कोई दरख्वास्त जो है, बल्कि ये क्वेश्चन उठा भी था मेरा ख्याल कोर्ट्स के सामने कि इसकी PMLN की तरफ से इसके फोरेंसिक की रिक्वेस्ट जो है वो क्यों नहीं की जाती, वो नहीं हुई। बहरहाल ये उन्होंने अपना बयानिया जो है वो सारा एक्सप्लेन किया। उनकी जब ये सारी स्पीच चली है तो उसके बाद एक बैरिस्टर साहब जो हैं पाकिस्तान के बहुत ही मुमताज़ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, उनसे मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी, और उन्होंने मुझे कहा कि इंटरेस्टिंग जो पहलू देखने वाला है, जो लोग गालिबन नहीं लोगों के जहनों में, कि जब अक्टूबर 1999 वो भी इंटरेस्टिंगली अक्टूबर था, 12 अक्टूबर 1999 को जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को द देन आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ ने ख़त्म किया इन अ मिलिट्री कू, और अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उन्होंने डिक्लेयर कर लिया, तो नवाज शरीफ साहब को तकरीबन 9 बरस लग गए। बिकॉज 2007 में 8 बरस, और 2008 में जब उनको दोबारा ताकत मिली उनकी पार्टी को, तो 9 बरस उनको लगे अपने आप को उस सूरत हाल से निकालते हुए, और उस पूरी सूरत हाल को रिवर्स करते हुए। जब अपने ख़िलाफ़ अदालती केसेस थे उन्होंने ख़त्म करवा लिए। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की जो लॉयर्स मूवमेंट थी, उसमें अपेरेंटली प्राइमा फसाई बिलीव किया जाता है कि नवाज शरीफ साहब ने ठीक ठाक स्ट्रेटिजिक इन्वेस्टमेंट की, तो उनको तकरीबन 9 बरस लगे उस पूरी सूरत हाल को, जो उनके सामने एक चैलेंज आया, जो उनका चैलेंज आया, इक़्तिदार उनसे छीन लिया गया, उसको फिक्स करते हुए, ठीक करते हुए, पाकिस्तानी सिस्टम को दोबारा से कंट्रोल करते हुए उन्हें 9 बरस लग गए। इस दफ़ा नवाज शरीफ साहब ने ये सारी की सारी तब्दीली जो है वो 4 बरस में कंप्लीट की है। यानी उनकी पार्टी को पावर लूज़ हुई है इन द इलेक्शंस ऑफ जुलाई 2018, और इस वक्त हम हैं 2022 में, 19, 20, 21, 22, तो 4 बरस और चंद महीनों के अंदर अंदर, और बल्कि ज़ाहिर है कि रिवर्सल तो उन्होंने कर ही लिया है। बाय 9 अप्रैल 2022 जब इमरान खान की हुकूमत गिरी है, तो आप ये कह सकते हैं कि इस दफ़ा, पिछली दफ़ा अगर उनको 9 बरस लगे थे रिवर्सल करते हुए और मुशर्रफ हुकूमत को से जान छुड़ाते हुए, तो इस दफ़ा नवाज शरीफ साहब को 3.5 बरस में उन्होंने इमरान खान की हुकूमत से, और इमरान खान के जो भी सपोर्टर थे इस सिस्टम में या रजीम के अंदर या इस्टेब्लिशमेंट में, उन सब का रिवर्सल करने में उनको 3.5 बरस लगे। तो जो बैरिस्टर साहब थे, मेरे साथ उनका नाम मैं नहीं ले रहा, उन्होंने कहा कि यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि कैसे जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के 4 उन्होंने कहा कि बुनियादी पावर सेंटर्स हैं, वो हैं आर्मी, अमेरिका, नवाज़ शरीफ और अदालतें। और इस वक्त ये चारों के चारों सेंटर जो हैं ये नवाज़ शरीफ साहब के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं,
और ये जो स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के, और इन चारों सेंटर्स के ख़िलाफ़ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान जो हैं वो तनहा खड़े हुए हैं। अब ये जो मार्का या बैटल है, इसका अंजाम जो है वो क्या होगा, ये हमें ठीक तरह से नहीं पता। और अब इस वक्त जिस वक्त मैं बोल रहा हूँ, मेरे ख्याल से थोड़ी देर में F9 पार्क, जिसे फातिमा जना पार्क भी कहा जाता है, जो बाकायदा एक सेक्टर है इस्लामाबाद का, जिस तरह से F6 एक सेक्टर है, F7 एक सेक्टर है, F8 एक सेक्टर है, तो F9 पार्क जो है वो पूरा एक इस्लामाबाद का सेक्टर है। जिस तरह से न्यूयॉर्क के अंदर सेंट्रल पार्क है, जो न्यूयॉर्क के दरमियान में एक पूरा ब्लॉक्स हैं, कई ब्लॉक्स उसके अंदर चले जाते हैं, इस तरह से ये पूरा इस्लामाबाद का सेक्टर है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा जलसा 12 रबीउल अव्वल के हवाले से तहरीक इंसाफ कर रही है, और मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि वहाँ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी मौजूद होंगे। मैं कुछ घंटों के बाद कोशिश करूँगा कि जो नेचर एंड डायरेक्शन है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की, और जिसमें ये नून रीटेक कर लिया है पूरे सिस्टम को, और इस वक्त वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम इमरान खान को रोक दें, डेसीमेट कर दें, तहरीक इंसाफ को एज ए पोलिटिकल फोर्स ख़त्म कर दें, ये किस किस्म की एफ़र्ट है, और ये एफ़र्ट कि क्यों सक्सीड होने के चांसेस बहुत कम हैं। और उसमें मैं आपको कुछ फुटेज दिखाना चाहूँगा कि लंदन के अंदर जिस किस्म का डायलॉग हुआ PMLN के सपोर्टर्स के दरमियान और PTI के सपोर्टर्स के दरमियान, वो जो डायलॉग है उससे आपको क्या पता चलता है इन टर्म्स ऑफ द पॉलिटिक्स एंड द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। और अगर नून की साइड या मार्का जीतती है तो किस किस्म का पाकिस्तान होगा, चांसेस वैसे कम है, और अगर नहीं जीतती और क्यों नहीं जीतेगी, इसकी मैं डिस्कशन एक और वीडियो में करूँगा इन द नाइट्स। थैंक यू।